Oh, hello everyone. Welcome to my channel. I hope you all are doing great. यहाँ पर हम 2 दिनों के 10th और 11th ऑफ मार्च के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं उन्हें कवर कर रहे हैं, राइट? पहली जो न्यूज़ है वो एक बीच से रिलेटेड है। उस बीच का नाम है ऋषिकोंडा बीच, जो कि विशाखापट्टनम का एक बीच है। हाल ही में इस बीच से ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो इसको दिया गया था पहले, उसको ले लिया गया है वापस, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर अच्छे से मेंटेनेंस नहीं किया और हाइजीन को मेंटेन नहीं किया। आखिर ये जो ब्लू फ्लैग टैग है, ये दिया किसके द्वारा जाता है? तो डेनमार्क की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, जिसे हम शॉर्टकट में फी के नाम से जानते हैं। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन उन बीचेस को दिया करता है जिन्होंने अपने यहाँ पर मेंटेनेंस काफी अच्छे से किया है, क्लीनलीनेस को मेंटेन किया हुआ है। विशाखापट्टनम का जो ये बीच है, इसे 2020 में ब्लू फ्लैग टैग सर्टिफिकेशन दिया गया था। ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, ये बेसिकली एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इको लेबल है। यानी कि इंटरनेशनली कौन से बीचेस बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ये केवल इंडिया में ही नहीं दिया जाता, बल्कि इंटरनेशनल बेसिस पे भी बहुत सारे ऐसे बीचेस हैं जिन्हें इस ब्लू फ्लैग टैग से नवाजा गया है। ओके, क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? टोटल 33 क्राइटेरियाज हैं जिनको देखने के बाद किसी भी बीच को ब्लू फ्लैग टैग दिया जाता है। लाइक वहाँ की वाटर क्वालिटी कैसी है, वहाँ पर सेफ्टी कैसी है, मैनेजमेंट कितने अच्छे से हो रहा है, वाटर का डिस्पोजल कितने अच्छे तरीके से बैलेंस किया गया है। तो अभी के लिए, फिलहाल के लिए, इनसे ब्लू फ्लैग टैग का सर्टिफिकेशन वापस ले लिया गया है। और अभी क्या किया गया है, विशाखापट्टनम को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 7.35 करोड़ रुपीस दिए गए हैं, ताकि ये लोग यहाँ पर हाइजीन को मेंटेन करें, क्लीन करें उस पूरे बीच को। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखने की अभी ज़रूरत है, ताकि इन्हें वापस से ब्लू फ्लैग टैग दिया जाए। तो अभी अगर एट प्रेज़ेंट आप देखो तो टोटल इंडिया में 12 ऐसे बीचेज़ हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है बाय डेनमार्क बेस्ड दैट फाउंडेशन। कौन-कौन से ये बीचेज़ हैं? पहला है शिवराजपुर बीच। शिवराजपुर बीच जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? वो लोकेटेड है द्वारका में। एंड सेकंड वन इज़ गोल्डन बीच, पूरी ओडिशा में। घोघला बीच, ये घोघला दीव में लोकेटेड है। कसारकोड, ये कर्नाटका में है। पदुबिद्री, उडुपी कर्नाटका में। कप्पड़ बीच, ये केरला में है। ऋषिकोंडा, इसे दिया गया था ब्लू फ्लैग टैग, अभी फिलहाल के लिए इनसे वापस ले लिया गया है। राधानगर बीच, ये हैवलॉक अंडमान निकोबार में है। कोवलम बीच तमिलनाडु में। एडन बीच पुडुचेरी में। मिनिकॉयथुंडी लक्षद्वीप एंड कदमत बीच लक्षद्वीप। ये टोटल 12 ऐसे बीचेस हैं जिन्हें इस ब्लू फ्लैग टैग से सम्मानित किया गया है। तो ये केवल एक टाइप का ऐसा टैग है जो कि सस्टेनेबिलिटी और इको एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों को देख करके दिया जाता है कि बीचेस कितने क्लीन हैं, कितने सेफ हैं और वाटर डिस्पोजल कितने अच्छे तरीके से वहाँ पर हो रहा है। तो इस न्यूज़ से आपको बस उस बीच की लोकेशन याद रखनी है, वो लोकेटेड है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम दैट इज़, जिसे हम विज़ाक के नाम से भी जानते हैं, और ये कहाँ पर है? ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में, राइट? बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि है एक कंट्री से जुड़ा हुआ। उस कंट्री का नाम है जिबूती। जिबूती ये एक अफ्रीकन कंट्री है। हाल ही में यहाँ पर क्या हुआ है, 180 माइग्रेंट्स मिसिंग है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स ऐसी पब्लिश हुई हैं कि 4 बोट्स थी जो कि डूब गई जिबूती और यमन के बीच। यहाँ पर यमन की लोकेशन है, यहाँ पर जिबूती की लोकेशन है। इनके बीच मतलब ये जो बाबल मंडाब स्ट्रेट वाला जो लोकेशन है, यहाँ पर ये 4 बोट्स डूब गई, जिसकी वजह से 180 माइग्रेंट्स लापता है, उनका कुछ अता पता नहीं है। तो यहाँ से एक मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हुए चल रहा है कि इलीगल माइग्रेशन हो सकता है, कि यूज किया जा रहा है इन रूट्स को फॉर द इलीगल माइग्रेशन, मतलब गलत तरीके से विदाउट एनी परमिशन आप किसी कंट्री में एंटर कर जा रहे हो। तो इसी रास्ते को अपनाया जा रहा है, और वो रास्ता क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आप सभी को मैंने कई दफा बताया हुआ है कि अफ्रीका का जो ये वाला सेक्शन है, इसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं, जहाँ पर 4 कंट्रीज शामिल हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, जिन्हें हम सीड कंट्रीज के नाम से जानते हैं। दिस इज, यहाँ पर आपको सोमालिया मिलेगा, ये जिबूती एंड इथियोपिया एंड इरिट्रिया। ये 4 कंट्रीज है जो मिलकर के हॉर्न ऑफ अफ्रीका को फॉर्म करती हैं। और रिसेंटली अभी ये लोकेशन न्यूज में आई है, देन डेफिनेटली यू हैव टू नो अबाउट दिस लोकेशन कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। एंड अफ्रीका का ये जो जिबूती है, इरिट्रिया है और यमन, यमन यानी कि एशिया वाला पार्ट, तो अफ्रीका और यमन को सेपरेट करता है एक वाटर बॉडी जिसे हम बाबल मंदाब के नाम से जानते हैं, राइट? स्ट्रेट्स क्या होते हैं? स्ट्रेट एक बहुत ही छोटा सा नैरो सा वाटर चैनल होता है जो कि किन्हीं
दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, राइट? तो यहाँ पर जो स्ट्रेट लोकेटेड है उस स्ट्रेट का नाम है बाब एल मंदाब। और आपको क्या याद रखना है? जिबूती सिटी इसकी कैपिटल है। और ये याद रखना है कि जिबूती कहाँ की कंट्री है, तो ये अफ्रीका की कंट्री है। एक और चीज, यहाँ पर एक लेक है, इस लेक का नाम है लेक असल। तो कुछ कुछ लोकेशन बेसिस पे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, राइट? लोकेशन के हिसाब से, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो लोकेशन है ये इम्पोर्टेंट है। अगली जो न्यूज़ है इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज से जुड़ा हुआ है। हाल ही में कन्नड़ राइटर जिनका नाम है बनु मुश्ताक, इनकी एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है जिसका नाम है हार्ट लैम्प। ये सबसे पहली कन्नड़ बुक बन चुकी है जिसे लिस्ट किया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए। अभी इसे बुकर प्राइज दिया नहीं गया है, अभी केवल और केवल इसे एनलिस्ट किया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज में। मई में ये अभी प्राइजेस दिए जाएंगे, अभी केवल एनलिस्टमेंट चल रही है। तो ऐसा हुआ है कि कन्नड़ कोई पहली ऐसी किताब है जो कि कन्नड़ राइटर की है, कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी हुई है और इसे एनलिस्ट किया गया है अंडर इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो आपको क्या याद रखना है? उन कन्नड़ राइटर का नाम बनु मुश्ताक और इनकी शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन का नाम दैट इज हार्ट लैम्प। तो क्या कोई भारतीय भी ऐसा रहा है जिसने इस अवार्ड को जीता हो? सो आंसर इज यस। 2022 में टॉम्ब ऑफ सैंड नाम की एक रचना थी, वो भी किसकी? गीतांजलि श्री जी की ये रचना थी। 2022 में इसे सम्मानित किया गया था इंटरनेशनल बुकर प्राइज से। साथ ही 2023 में भी एक तमिल नॉवेल था जिसका नाम है पेरुमल मुरुगन, ये इनकी एक तमिल नॉवेल थी, उसे लॉन्ग लिस्ट किया गया था अंडर इंटरनेशनल बुकर प्राइज, राइट? ये जीते नहीं थे पर इनका भी नाम एनलिस्ट किया गया था अंडर इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो यू हैव टू नो कि हाँ, इंडियंस हैं जिन्होंने इस प्राइज को जीता हुआ है और इस बार किसे एनलिस्ट किया गया है उनका नाम। तो इस प्राइज के अंडर में कितने टोटल प्राइज दिए जाते हैं? 50,000 यूरो का प्राइज मनी दिया जाता है। ये जो प्राइज मनी है ये ट्रांसलेटर और ऑथर दोनों के बीच डिवाइड होता है। होता क्या है कि मान लो ये किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो उसे बहुत सारे ऐसे ट्रांसलेटर्स होते हैं जो ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उन्हें भी ये प्राइज दिया जाता है। मतलब प्राइज को बेसिकली डिवाइड कर लिया जाता है हाफ ऑफ, जिन्होंने लिखा है और जिन्होंने ट्रांसलेट किया है। 2024 में ये वाला जो अवार्ड था ये किसे दिया गया था? ये दिया गया था जेनी एरपेन बैक को फॉर हिज क्रिएशन, इसका नाम है कैरोस। कंडीशन क्या है इंटरनेशनल बुकर प्राइज की? कि जो बुक है वो ट्रांसलेट होनी चाहिए इंग्लिश में और वो बुक पब्लिश होनी चाहिए यूके या आयरलैंड में। केवल उन्हीं किताबों को ही एनलिस्ट किया जाता है और केवल उन्हीं किताबों को ही इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया जाता है, राइट? तो ये कन्नड़ बुक है, मतलब कन्नड़ राइटर की किताब है, पर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया होगा और इसे पब्लिश कराया गया होगा या तो यूनाइटेड किंगडम में या तो आयरलैंड में, तभी इन्हें इस प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। तो नाम आपको याद रखना है, कौन से भारतीय ने ये अवार्ड जीता था और इस बार किसे नॉमिनेट किया गया है, राइट? अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं जो कि जुड़ा हुआ है साइक्लोन के साथ। 3 साइक्लोन एक साथ जनरेट हो रहे हैं पैसिफिक ओशन में, साउथ पैसिफिक ओशन में। आप यहाँ पे ये जो रेड वाला सर्कल देख रहे हो, इस साइक्लोन का नाम है साइक्लोन एल्फ्रेड। सेकेंड वाला जो ब्लू वाला सर्कल आपको दिख रहा है, इस साइक्लोन का नाम है साइक्लोन सेरू। एंड जो ये ग्रीन सर्कल नजर आ रहा है, इस साइक्लोन का नाम है साइक्लोन रे। ये तीन के तीनों साइक्लोन कहाँ पर ओरिजिनेट हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं? तो ये साउथ पैसिफिक वाले रीजन में क्रिएट हो रहे हैं, राइट? साउथ पैसिफिक ओशन में क्रिएट हो रहे हैं। आप सभी को पता है साइक्लोन्स के नाम क्यों दिए जाते हैं? इसी वजह से दिए जाते हैं ताकि उनकी स्टडी बेहतर तरीके से की जा सके। अगर मान लो वो बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस होता है तो उन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए फ्यूचर में उसके लिए तैयारी कर सकते हैं कि ऐसा साइक्लोन दोबारा अगर आता है तो हम क्या-क्या मेजरमेंट्स ले सकते हैं। दैट्स व्हाई हम साइक्लोन्स के नाम रखते हैं। ओके? आपको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का ये कोस्ट नज़र आ रहा है। ये जो ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट है दैट इज़ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये साइक्लोन्स यहीं पर हिट करने वाले हैं और इसमें से जो एल्फ्रेड है उसने हिट कर भी दिया है। ओके? तो आपको साइक्लोन के नाम याद रखने हैं, कहाँ पर ये साइक्लोन आ रहा है। ये वाला रीजन साउथ पैसिफिक ओशन का रीजन है। साइक्लोन कब जनरेट होते हैं उसकी एक कंडीशन है कि सेंटर में लो प्रेशर जनरेट होता है और अराउंड दी
लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो हवाएं क्या करती हैं, हाई टू लो की तरफ मूव करना स्टार्ट करती हैं, कुछ इस तरीके से हाई टू लो मोशन करना शुरू करती हैं, जिसकी वजह से साइक्लोन आता है, राइट। तो ये कंडीशन है साइक्लोन की, और जो बिल्कुल मिड में एक पॉइंट सर्कल बन जाता है, इसे हम आई ऑफ साइक्लोन के नाम से जानते हैं। आई ऑफ साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। ओके, तो आपको इन तीनों साइक्लोन्स के नाम याद रखने हैं, इसे कहाँ पर हिट किया है वो याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, जो कि जुड़ा हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम पे अगर कुछ है, सो दैट इज क्लाइमेट चेंज। किस तरीके से एनवायरमेंट हम देख ही रहे हैं, कितना ज्यादा चेंज होते जा रहा है। मतलब आप समझ लो अभी मार्च आ रहा है, एंड धूप की इंटेंसिटी आप देख सकते हो कि कितनी तेज है ना। तो ये सब क्लाइमेट चेंज का ही तो इम्पैक्ट है। अभी हो क्या रहा है, क्लाइमेट चेंज की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम आईपीसीसी के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। ये 7th साइकिल ऑफ असेसमेंट रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं, जो कि पब्लिश किया जाएगा आने वाले टाइम में। तो आईपीसीसी के बारे में जानते हैं, आईपीसीसी के बारे में। ये एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। इसे एस्टैब्लिश किया गया था बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, कब, 1988 में। और अगर एट प्रेजेंट आप देखोगे तो इसके अंडर में टोटल 195 मेंबर्स हैं। आईपीसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये प्रिपेयर करता है रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज के लिए। आप यहाँ पे नाम में ही देख सकते हो कि ये क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, तो डेफिनेटली ये काम भी किसके लिए करेगा, इंटर क्लाइमेट चेंज के लिए करेगा, है ना। कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस जिनके हेडक्वार्टर जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ, जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यूयॉर्क यूएसए में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम जानते हैं डब्ल्यूएचओ के नाम से, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। एंड विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही देखने मिलेगा। तो दीज आर सम ऑर्गेनाइजेशंस एंड दिस इज द रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि अभी ये काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में इसे पब्लिश किया जाएगा बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, जो कि जुड़ा हुआ है एक स्पीशीज के साथ, जिस स्पीशीज का नाम है बार हेडेड गूज। ये एक रेयर माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज है, जो कि पहली बार देखी गई है कहाँ पर, मोर्शिंग विलेज। ये कहाँ पर लोकेटेड है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अगेन दिस इज अ माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज, मतलब ये कहीं से तो उड़ करके आती है अरुणाचल प्रदेश में। माइग्रेटरी है मतलब ये ट्रैवल करती है कहीं से कहीं की तरफ, है ना। जैसे हम साइबेरियन क्रेन्स के बारे में जानते हैं। साइबेरियन क्रेन्स भी क्या है, एक तरीके की माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज हैं, जो कि ठंड के दिनों में साइबेरिया से उड़ते हुए अपने इंडिया में आती हैं। उसी तरीके से ये भी है। एंड ऑल्सो दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज्यादा हाई हाइट पे, हाई ऑल्टीट्यूड पे अगर कोई पक्षी उड़ते हैं तो उनमें से एक ये भी है, बार हेडेड गूज। ये कम से कम कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है, 25,000 फीट की ऑल्टीट्यूड पे ये उड़ान भर सकता है। आईयूसीएन लिस्ट की अगर बात की जाए तो इनका क्या स्टेटस है, तो इनका स्टेटस है लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में ये आते हैं। और भारत में ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और साउथ ईस्टर्न स्टेट दोनों ही जगह पर देखे जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज, जो कि एक वोल्केनो से जुड़ा है। उस वोल्केनिक माउंटेन का नाम है माउंट एरेबस। ये एक एक्टिव स्ट्रैटो वोल्केनो है, कहाँ पर लोकेटेड है, रॉस आइलैंड एंटार्क्टिका में। अब आप सोच रहे होंगे एंटार्क्टिका तो बड़ी ठंडी जगह है, वहां पर वोल्केनो कैसे लोकेटेड है। तो यही तो जानना है। यहाँ पर वोल्केनो है, दिस इज एक्टिव वोल्केनो, और आपको मैप में लोकेशन माउंट एरेबस की यहाँ पर दिख रही होगी। रॉस आइलैंड, यहाँ पे रॉस सी दिख रहा है, यहीं पर रॉस आइलैंड लोकेटेड है। और इसी आइलैंड पे आपको माउंट एरेबस देखने मिलेगा। माउंट एरेबस, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, एक इस टाइप का ये वोल्केनो है कि यहाँ से गोल्ड एशेस निकलते हैं। मतलब जब भी ये फटता है, इरप्ट होता है, तो यहाँ से गोल्ड के एशेस निकलते हैं, गोल्ड पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, राइट। एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये सबसे ज्यादा सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है पृथ्वी पे। सदर्न मोस्ट मतलब बिल्कुल ही बिल्कुल अंटार्कटिका अगर आप देखोगे मैप में, तो एकदम नीचे की तरफ लोकेटेड है, मतलब बिल्कुल साउथ की डायरेक्शन में लोकेटेड है। तो अगर यहाँ पर कोई वोल्केनो लोकेटेड है, तो ये सबसे ज्यादा सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ही होगा, है ना।
रिसेंटली अभी हुआ क्या है, यहाँ पर एक यूनिक टाइप के माइक्रोबियल लाइफ सर्वाइविंग बैक्टीरियाज काइंड ऑफ, अगर आप कह लो, या छोटे से जीव कह लो, सूक्ष्म जीव जिसे हम कहते हैं, उसे ग्रो होता हुआ देखा गया है। एंड ये जो बैक्टीरियाज है, ये जो माइक्रोबियल लाइफ है, ये बिना सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर ग्रो हो रहा है। तो काफी स्ट्रेंज बात है। इसलिए स्ट्रेंज बात है क्योंकि ये क्या करते हैं, इसी वोल्केनिक जो इरप्शन होता है उसके गैसेस का इस्तेमाल करके ग्रो करते हैं। मतलब ना तो इनको सनलाइट की जरूरत है, ना तो इनको ऑक्सीजन की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ये केवल और केवल इन्हीं वोल्केनिक गैसेस को यूज करके ग्रो करते हैं। और क्या परफॉर्म करते हैं, कीमोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। मतलब ये केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं और ये जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स हैं ये खुद को ग्रो कराते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, रिएक्शंस कराते हैं और ये खुद को ग्रो करते हैं। और ये ऐसा खोज किसने किया है? ये नासा ने किया है। नासा अब इसके बाद, इस रिसर्च के बाद अब क्या कर रहा है कि अब ये और भी चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये एक मून है जुपिटर का जिसका नाम है यूरोपा, और दूसरा एक मून है जो कि सैटर्न का मून है, इसका नाम है एनसेलेडस। ये दोनों के दोनों मून्स ऐसी जगह पर लोकेटेड हैं जहां पर सनलाइट पहुंच ही नहीं पाता। तो आप सोचो, अगर ये चीज यहाँ पर हो रही है, मतलब कि एंटार्क्टिका में हो रही है, बिना सनलाइट की प्रेजेंस में भी वहां पर एक लाइफ है, माइक्रोबियल लाइफ है, जो कि ग्रो करने की क्षमता रखता है कीमोसिंथेसिस के थ्रू। अब नासा वाले एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं इन दोनों मून्स पे भी, कि क्या पता कि वहां पे भी कुछ ऐसी चीजें चल रही हो, वहां पर भी इस तरीके के बैक्टीरियाज और इस तरीके की माइक्रोबियल लाइफ ग्रो कर रहे हो। राइट। तो आपको इस न्यूज से काफी सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। माउंट एरेबस की लोकेशन, ये रॉस आइलैंड अंटार्कटिका में लोकेटेड है। सेकेंड इज कि यहाँ पर माइक्रोबियल लाइफ ग्रो कर रहे हैं। किस प्रोसेस का इस्तेमाल करके ग्रो कर रहे हैं? तो वो प्रोसेस का नाम है कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस, जैसे आप सभी ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, तो फोटोसिंथेसिस तो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कीमोसिंथेसिस, जो कि केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने की वजह से होता है। एंड द मोस्ट स्ट्रेंज थिंग इज कि ये जो माइक्रोबियल लाइफ्स है, ये वोल्केनिक गैसेस का इस्तेमाल करके ग्रो हो रहे हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। और क्या याद रखना है कि नासा क्या करने वाला है? नासा स्टडी करने वाला है यूरोपा और इंसेलेडस की, यानी कि जो एक मून है, नेचुरल सैटेलाइट है जुपिटर का, उसका नाम है यूरोपा। दूसरा जो नेचुरल सैटेलाइट है वो सैटर्न का है, जिसका नाम है एनक्लेडस। ओके। तो नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या क्या चीजें इसमें कही गई हैं। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगेन एक स्पीशीज के साथ जुड़ा है। उस स्पीशीज का नाम है सिवेट। सिवेट कैट जो है, यूजुअली ये पाए जाते हैं शेषाचलम फॉरेस्ट में, जो फॉरेस्ट लोकेटेड है तिरुमाला में। लेकिन रिसेंटली इसे स्पॉट किया गया है एक जगह पर, जिस जगह का नाम है तडेपल्ली। ये जगह कहाँ पर लोकेटेड है? गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में। बस इस वजह से ये न्यूज में आया। यूजुअली ये शेषाचलम फॉरेस्ट में पाया जाता है, पर इसे देखा गया है तदेपल्ली में, तो अब ये न्यूज में आ चुका है। तो इसके बारे में जानना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये कैसे दिखते हैं? इनकी बॉडी काफी लॉन्ग होती है बट शॉर्ट लेग्ड होते हैं। ये कार्निवोरस हैं, मतलब ये छोटे इंसेक्ट वगैरह को खाते हैं। भारत में अगर आप देखो तो टोटल 8 स्पीशीज हैं सिवेट के जो पाए जाते हैं। ये नॉकटर्नल होते हैं, मतलब ये रात में आते हैं, रात में अपना शिकार करते हैं, दिन भर ये छुप करके बैठे रहते हैं कहीं ना कहीं पे। एक और सिवेट की ही स्पीशीज है जिसका नाम है मलाबार लार्ज स्पॉटेड सिवेट स्पीशीज। ये सबसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। राइट। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। और आईयूसीएन लिस्ट की अगर आप बात करो तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दी सिवेट, मैं केवल और केवल मलाबार लार्ज स्पॉटेड सिवेट की बात कर रही हूँ, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। और पहली बार इसे देखा गया है, अभी रिसेंटली स्पॉट किया गया है आंध्र प्रदेश के तदेपल्ली में, इसलिए ये न्यूज में आया। ठीक है, आपको स्टेटस वगैरह सब चीजें याद रखनी है। अगला जो न्यूज है वो एक अवार्ड से जुड़ा है, जिस अवार्ड का नाम है आईफा। नाउ आईफा अवार्ड की शुरुआत की गई थी ईयर 2000 से। ठीक है, सबसे पहली बार। इस बार 2025 में इसका 25th एडिशन होस्ट किया गया। कहाँ पर होस्ट किया गया? जयपुर राजस्थान में होस्ट किया गया। तो किसको किसको यहाँ पर अवार्ड दिया गया है? तो सबसे ज्यादा इस बार का अवार्ड, करीबन 10 अवार्ड, लापता लेडीज के नाम गया है। लापता लेडीज वही मूवी है जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, पर ऑस्कर में ये जीत नहीं पाई।
ओके। तो बेस्ट पिक्चर का खिताब गया है लापता लेडीज के नाम। बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल का मेल का खिताब गया है कार्तिक आर्यन के नाम फॉर द मूवी भूल भुलैया 3। बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल फीमेल का खिताब गया है फॉर नितांशी गोयल। और कौन सी मूवी के लिए? लापता लेडीज के लिए। अगला यहाँ पे मैंने लिस्ट रखा है, बेस्ट डायरेक्शन का खिताब गया है किरण राव के नाम फॉर लापता लेडीज। बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल का खिताब गया है राघव जुयाल के नाम फॉर द मूवी किल। बेस्ट परफॉर्मेंस इन सपोर्टिंग रोल जानकी बोडीवाला फॉर शैतान। बेस्ट परफॉर्मेंस इन सपोर्टिंग रोल मेल रवि किशन फॉर लापता लेडीज। बेस्ट स्टोरी का खिताब गया है बिप्लब गोस्वामी के नाम फॉर लापता लेडीज। बेस्ट डायरेक्शनल डेब्यू का खिताब गया है कुणाल खेमू के नाम फॉर मेडगांव एक्सप्रेस। बेस्ट डेब्यू मेल का खिताब गया है लक्ष्य लालवानी के नाम फॉर किल। बेस्ट डेब्यू फीमेल का टाइटल गया है प्रतिभा रांता के नाम फॉर लापता लेडीज। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का टाइटल गया है राम संपत के नाम फॉर लापता लेडीज। बेस्ट लिरिक्स का खिताब गया है प्रशांत पांडे के नाम फॉर सजनी सॉन्ग फ्रॉम लापता लेडीज। तो काफी सारे खिताब केवल और केवल लापता लेडीज को ही दिए गए। कुछ और भी हैं। बेस्ट सिंगर मेल का टाइटल गया है जुबीन नौटियाल के नाम फॉर द सॉन्ग दुआ फ्रॉम मूवी आर्टिकल 370। बेस्ट सिंगर फीमेल का टाइटल गया है श्रेया घोषाल के नाम फॉर आमी जे तोमार 3.0 फॉर द मूवी भूल भुलैया 2। सॉरी, हाँ, भूल भुलैया 2 थी या 3 थी, आई डोंट नो, जो भी हो। बेस्ट स्क्रीन प्ले का टाइटल गया है स्नेहा देसाई के नाम फॉर लापता लेडीज। बेस्ट एडिटिंग का टाइटल गया है जबीन मर्चेंट के नाम फॉर लापता लेडीज। और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा का टाइटल गया है राकेश रोशन के नाम, जो कि ऋतिक रोशन के फादर हैं, आप सभी को पता होगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं आप सबको याद रखने हैं, सारे मैंने यहाँ पर बता दिए। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ चैंपियनशिप, जिस चैंपियनशिप का नाम है सबा विमेंस चैंपियनशिप। आखिर साबा है क्या? साबा का फुल फॉर्म है साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन, जिसे हम शॉर्टकट में साबा के नाम से जानते हैं। इस बार इसका 3rd एडिशन होस्ट किया गया। ये बास्केटबॉल चैंपियनशिप है और इसे कहाँ पर होस्ट किया गया? केडी जादव इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में इसे होस्ट किया गया। फाइनल मैचेस खेले गए बिटवीन इंडिया एंड मालदीव। इंडिया ने इस चैंपियनशिप को जीत ली है। और सबसे पहला जो बास्केटबॉल मैच था इसे खेला गया था 1934 में। इंडिया ऑलरेडी मेंबर है फीबा का। और ये कब बना था फीबा का मेंबर? बास्केटबॉल एसोसिएशन फेडरेशन का मेंबर बना था 1936 में। सो यू हैव टू नो कि इंडिया ने यहाँ पर ये टाइटल जीता है, किसे हराकर जीता है? तो वो कंट्री है मालदीव्स। ओके, अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, माधव नेशनल पार्क को बना दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है 58th टाइगर रिजर्व के रूप में। साथ ही ये बन चुका है 9th टाइगर रिजर्व एमपी का। कहाँ पर लोकेटेड है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, जो कि चंबल रीजन में लोकेटेड है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे कब स्टैब्लिश किया गया था? माधव नेशनल पार्क को 1958 में स्टैब्लिश किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर को कब लॉन्च किया गया? 1973 में लॉन्च किया गया। और प्रोजेक्ट टाइगर किसकी स्कीम है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंडर में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। नव माधव टाइगर रिजर्व, यहाँ पर किस टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है? तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। यहाँ पर साल ट्री, टीक और धोक ट्रीज आपको देखने मिलेंगे। इस माधव नेशनल पार्क का नाम महाराजा माधवराव सिंधिया के नाम पर रखा गया है। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स यहाँ पर लोकेटेड है। एक का नाम है सांख्य सागर और दूसरे का नाम है माधव सागर। ये दोनों के दोनों जो झील है, ये दोनों झील माधव नेशनल पार्क में ही लोकेटेड है। आपको क्या याद रखना है? 58th नंबर का टाइगर रिजर्व इसे डिक्लेयर कर दिया गया है। साथ ही एमपी में अब टोटल 9 टाइगर रिजर्व देखने मिलेंगे। तो और भी कौन-कौन से प्रीवियस टाइगर रिजर्व्स आए हैं? 57th नंबर का टाइगर रिजर्व जिसका नाम है रातापानी टाइगर रिजर्व, ये भी एमपी में लोकेटेड है। 56th नंबर का टाइगर रिजर्व गुरु घसीदास तमोर पिंगला, ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। 55th नंबर का टाइगर रिजर्व दैट इज धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में लोकेटेड है। 54th नंबर का टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये भी एमपी में लोकेटेड है। 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। 52nd नंबर का टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में लोकेटेड है। एंड 51st नंबर का टाइगर रिजर्व दैट इज श्रीविल्लिपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। तो जितने भी हाल ही वाले टाइगर रिजर्व थे वो सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अगला न्यूज, ये विमेन एम्पावरमेंट को दिखाते हुए ये न्यूज
पब्लिश हुई है। बेसिकली क्या हो रहा है, हायर जुडिशरी में जेंडर गैप को थोड़ा कम किया गया है। यानी कि ये बताया गया है कि इंडियन जुडिशरी में नोटिस किया गया है कि विमेन का पार्टिसिपेशन हायर जुडिशरी में थोड़ा बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, बट थोड़ा बढ़ रहा है। इंडिया की सबसे पहली विमेन लॉयर जो 1924 में बनी थी, उनका नाम है कॉर्नेलिया सोराबजी। और अगर आप हाल ही में देखो, सुप्रीम कोर्ट में करंटली 2 विमेन जजेस हैं जो काम कर रही हैं। एक है बीवी नागरत्ना, दूसरी है जस्टिस बेला त्रिवेदी। मतलब आप सोच लो, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या 34 होती है, पर उन 34 में आपको केवल और केवल 2 फीमेल जजेस यहाँ पर दिख रही हैं। तो विमेन्स का पार्टिसिपेशन कितना ज्यादा कम है हायर जुडिशरी में, इससे कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जेंडर इम्बैलेंस पे, जेंडर इनइक्वालिटी पे, तो आप समझ सकते हो। इसी वजह से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है और ये बताया गया है कि हाई कोर्ट में अगर आप देखो तो विमेन जजेस केवल और केवल 14.27% है। मतलब आप पूरे अगर 25 हाई कोर्ट्स अपने इंडिया में लोकेटेड है, उन हाई कोर्ट्स में देखो, तो आई थिंक रेयरली ही कोई ऐसा हाई कोर्ट होगा जहां पर फीमेल चीफ जस्टिस प्रेजेंट है, राइट? तो थोड़ा-सा प्रोग्रेस देखा गया है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि ठीक है, जेंडर बैलेंस मेंटेन हो रहा है जुडिशरी के सेक्टर में, वो भी हायर जुडिशरी के सेक्टर में। गवर्नमेंट को क्या किया जाना चाहिए? गवर्नमेंट को एटलीस्ट ऐसा करना चाहिए कि कम से कम 1/3 वुमेन जजेस प्रेजेंट हों, स्पेशली इन सुप्रीम कोर्ट, राइट? अगर ऐसा होगा तो फीमेल्स के रिगार्डिंग अगर मान लीजिए सेक्सुअल वायलेंस होता है, किसी तरीके का हैरेसमेंट होता है, वहाँ पर अगर वुमेन्स प्रेजेंट होंगी तो थोड़ा जस्टिस प्रोसेस करेक्ट होगा, ऐसा मानना है एज़ पर दिस रिपोर्ट। ओके? कौन-कौन सी ऐसी फीमेल रही हैं अपने इंडियन जुडिशरी में? तो सबसे पहली विमेन जज रही हैं जस्टिस अन्ना चांडी। सबसे पहली विमेन सीजेआई। आज तक के इतिहास में एक भी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रही हैं भारत में। पर 2027 में बनेंगी बीवी नागरत्ना जी, जो सबसे पहली फीमेल सीजीआई होंगी अपने भारत की। सो दैट इज ऑल्सो हिस्टोरिकल, जो आने वाले टाइम में होगा। सबसे पहली फीमेल जज सुप्रीम कोर्ट की कौन बनी थी? फातिमा बीवी जी, 1989 में, जिनकी अभी रिसेंटली ही लास्ट ईयर डेथ हुई है। अगला न्यूज एक मिलिट्री एक्सरसाइज के साथ है। हाल ही में 12th एडिशन ऑफ खंजर एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। कब से कब तक? 10th ऑफ मार्च से लेके 23rd ऑफ मार्च तक इसे होस्ट किया जाएगा और होस्ट कर रहा है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। ये एक टाइप की जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में कंडक्ट की जाती है। बेसिकली इस एक्सरसाइज के थ्रू फोकस किया जाएगा काउंटर टेररिज्म पे और यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस को ट्रेनिंग दी जाएगी। पहली बार इस एक्सरसाइज का आयोजन 2011 में किया गया था और तब से लेकर लगातार ये एक्सरसाइज एनुअल बेसिस पे कंडक्ट की जाती है। इस बार होस्ट कौन कर रहा है? 2025 में। आपको कंट्री का नाम याद रखना है, किर्गिस्तान। भारत की तरफ से कौन से रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया? सो दैट रेजिमेंट इज पैराशूट रेजिमेंट, जो कि एक टाइप का स्पेशल फोर्स है। इसने भारत की तरफ से यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है एंड दिस इज 12th एडिशन। ओके, अगली न्यूज की तरफ, सॉरी अगली न्यूज नहीं, थोड़ा रिवीजन का पार्ट रखा है मैंने। यहाँ पे एक्सरसाइजेस की बात कर लेते हैं। इक्विवेरियन एक्सरसाइज जो इंडिया और मालदीव्स के बीच होता है। नोमैडिक एलिफेंट जो इंडिया और मंगोलिया के बीच होता है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो इंडिया और चाइना के बीच हुआ करता था, पर अभी फिलहाल के लिए ये स्टॉप्ड है। गगन शक्ति नाम का एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच कंडक्ट किया जाता है। ऑस्ट्रा हिंद नाम का एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कंडक्ट किया जाता है। सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच होती है। संप्रति नाम की एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है और मलाबार एक्सरसाइज क्वाड कंट्रीज के बीच होती है, यानी कि इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं जो कि डिफेंस से जुड़ी हुई न्यूज है, T-72 टैंक्स के बारे में। हाल ही में इंडिया ने साइन किया है $248 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट रशिया के साथ। वो भी रशिया की एक कंपनी है जिसका नाम है रोसोबोरो एक्सपोर्ट, जिसके थ्रू T-72 टैंक्स का जो मॉडर्न वर्जन है उसको डेवलप किया जाएगा और इंडिया एट प्रेजेंट हमारे पास जो 780 एचपी इंजन लोकेटेड हैं, मतलब प्रेजेंट हैं, उनको रिप्लेस करेगा और 1000 एचपी इंजन्स को लेकर के आएगा रशिया से। साथ ही यहाँ पर इस डील के थ्रू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात हुई है, क्योंकि इंडिया ले करके भले आएगा रशिया से, पर यहीं पर ले आकर के डेवलप करेगा। ये टेक्नोलॉजी सीखेगा रशिया से, लेकिन डेवलप अपने यहाँ पर किया जाएगा। कहाँ पर? निगम लिमिटेड इन अवाड़ी, जो कि चेन्नई में लोकेटेड है। ठीक है, T-70 टैंक्स के बारे में जान लेते हैं। ये एक मेन बैटल टैंक है
ओरिजिनली इसे डेवलप किया गया है सोवियत यूनियन में। और कब इन्होंने अपने यहाँ पर इसे इंट्रोड्यूस किया था? 1970s के टाइम पे। अब आप सोच लो, हम लोग कितने पीछे चल रहे हैं। 1917 में इन्होंने इंट्रोड्यूस अपने यहाँ पर कर दिया था, और 2025 का टाइम है कि हम इनसे ये चीज मॉडर्न वर्जन वाला खरीद रहे हैं। हमारे यहाँ पहले से भी T-72 टैंक्स लोकेटेड है, 2400 से भी ज्यादा ऑपरेटेड है हमारे यहाँ पर। और इंडिया चाहता है कि इस T-72 टैंक को इंडियन आर्मी का बैकबोन बनाए, इसको इस तरीके से इतना डेवलप करे। तो क्या क्या की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं? इसे डेवलप किया गया है बाय सोवियत यूनियन, और इंडिया लोकली इसे मैन्युफैक्चर करने वाला है अवाड़ी, चेन्नई में। ये इसकी क्या-क्या खास बात है? इसमें आर्मर प्रोटेक्शन है, नाइट कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, मतलब रात में भी हम इससे अटैक कर सकते हैं। रेंज है 460 किलोमीटर ऑन रोड। और ये जो अभी आएगा रशिया से, ये अपग्रेडेड वर्जन आएगा, ताकि आज के सिनेरियो के हिसाब से परफेक्ट हो। अगली न्यूज़, कनाडा के नए-नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। कनाडा जो कि एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, यहाँ के जो नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है मार्क कार्नी। ये नए प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के। इन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिन ट्रूडो को, जो कि सबसे पहले सॉरी इनसे पहले यहाँ पर काम कर रहे थे एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो मार्क हैं, ये बने हैं 24th नंबर के प्राइम मिनिस्टर कनाडा के। ये बिलोंग करते हैं लिबरल पार्टी से। और इनकी ओथ सेरेमनी कहाँ पर कंडक्ट की गई? कनाडा की कैपिटल ओटावा में। कनाडा का मैप आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा यूएस, ये रहा कनाडा। यहाँ पे आपको ग्रीनलैंड दिख रहा होगा। तो कनाडा की अगर कोस्ट लाइन की आप बात करो, तो कनाडा की कोस्ट लाइन सबसे दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है। एंड कनाडा और यूएस के बीच में ये जो आपको बॉर्डर नजर आ रहा है ना, ये पैरेलल लाइन कितने नंबर की पैरेलल लाइन है? 49 डिग्री की पैरेलल लाइन है, जो इन दोनों कंट्रीज को डिवाइड करती है। साथ ही कनाडा आपको वेस्टर्न साइड से पैसिफिक ओशन से ये बॉर्डर शेयर करता है, और नॉर्दर्न साइड से ये आर्कटिक ओशन से बॉर्डर शेयर करता है। दिस इज ऑल अबाउट कनाडा, जो आपको याद रखना है। ये एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। अगली न्यूज जो फीफा से जुड़ी हुई है, एंड अगेन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। फीफा, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, इसे फॉर्म किया गया था 1904 में। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में। एट प्रेजेंट इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है जुरिक, स्विट्जरलैंड में। 2026 वाला जो वर्ल्ड कप है, इसे होस्ट किया जाएगा बाय यूएस, कनाडा और मैक्सिको के द्वारा। मतलब 3 देश मिलकर के इस फाइनल मैचेस को होस्ट करेंगे। एंड फीफा ने क्या किया है? बैन लगा दिया है 3 कंट्रीज के ऊपर। वो कंट्रीज हैं पाकिस्तान, रशिया और कॉन्गो। मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे 2026 में, तो 48 कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी। मैक्सिमम टाइम फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता हुआ है? तो वो जीता गया है बाय अर्जेंटीना। सो आपके लिए एक होमवर्क, आपको बताना है कि 2022 में जब फीफा का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया था, तो विनर कौन रहा था? उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करोगे। एंड दैट्स इट फ्रॉम टुडेज करंट अफेयर। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रहे हैं, सेशन पसंद आ रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल की न्यूज में, कल के करंट अफेयर वाले सेशन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।